टॉपिक है हमारा कॉन्करेंट फोर्सेस। देखिए कॉन्करेंट फोर्सेस कहते किसको हैं? सपोज ऑन ए बॉडी if there the multiple forces are acting and the line of action of the multiple forces are meeting at the single point, then these forces are called the concurrent forces. किसी बॉडी पे अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हों, जैसे कि F1 F2 F3 F4 लग रहे हों और उन सबका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट ओ है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ओ है और इस पे कुछ फोर्सेस आकर के जिनका लाइन ऑफ एक्शन इसी पे मिल रहा है। जैसे मैं मान लेता हूं एक फोर्स F1, एक फोर्स चलिए मैं मान लेता हूं F2 और एक फोर्स हम मान लेते हैं F3। ये तीनों फोर्स इसी पॉइंट पर, इनका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट ओ पर मिलता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग F1 F2 और F3 को बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। मैं इस बात को लिख दूं क्या यहां पर? if the forces applied to a body are such that their line of action meet at a single point, then these forces are called concurrent forces। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए है हियर F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर आर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। मान लीजिए कि इन सबका रिजल्टेंट मैं मान लेता हूं आर है। इफ द रिजल्टेंट इज आर वेक्टर, रिजल्टेंट समझ रहे हैं ना, 1 2 3 का टोटल इफेक्ट, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर सम के बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। इसी को तो रिजल्टेंट बोलते हैं ना, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा हमारा, ठीक। अब देखिए मैं इसको निकालना चाहता हूं, कैलकुलेट करना चाहता हूं, थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं। देखिए किस तरीके से इसी O को ओरिजिन मान करके मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दे रहा हूं, ठीक। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है वो अल्फा 1 है, ठीक है। यहां से यहां तक ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं अल्फा 2 है, और यहां से यहां तक ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं अल्फा 3 है। मतलब F1 का पॉजिटिव एक्स से जो एंगल है वो अल्फा 1, F2 का जो पॉजिटिव एक्स से जो एंगल है वो अल्फा 2, और F3 का जो पॉजिटिव एक्स से जो एंगल है वह है अल्फा 3, ठीक। अगर F1 को अगर आप ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो यक्स के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, F1 कॉस अल्फा 1, मेरी बात समझना, यही होता है ना। और इसके अलोंग कितना होगा, F1 साइन अल्फा 1, यही होगा ना। इसी तरीके से जब आप F2 को ब्रेक करेंगे तो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा F2 कॉस अल्फा 2, और F3 का अगर करेंगे तो मिलेगा F3 कॉस अल्फा 3। इसी तरीके से साइन कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, F2 साइन अल्फा 1 अल्फा 2 एंड F3 साइन अल्फा 3। एक तरीके से हमने तीनों फोर्सेस को जो है एक्स वाई के अलोंग हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। देन टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्स को मैं मान लेता हूं आर एक्स। टोटल फोर्स है क्या, यही तो तीनों मिल करके हैं, और इसी को मैं मान लेता हूं आर एक्स, रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे, आर वाई, इस तरीके से रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो आर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों फोर्स अल्फा 1 F1 कॉस अल्फा 1, F2 कॉस अल्फा 2 और F3 कॉस अल्फा 3, ये तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F1 कॉस अल्फा 1 प्लस F2 कॉस अल्फा 2 प्लस F3 कॉस अल्फा 3, ये हो जाएगा। एंड टोटल फोर्स along y, तो आर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी तरीके से F1 साइन अल्फा 1, F2 साइन अल्फा 2, F3 साइन अल्फा 3, ठीक। तो तीनों मिलाकर के आर वाई और ये तीनों मिलाकर के आर एक्स। तो इस हिसाब से देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। जैसे कि आप ये तीनों फोर्सेस भूल करके आप ये सोच सकते हैं ना कि इधर सिर्फ आर एक्स काम कर रहा है और इधर सिर्फ आर वाई काम कर रहा है वाई के लॉन्ग। तो आर एक्स और आर वाई इस तरीके से हो गए ना, यहाँ पे आर एक्स काम कर रहा है, यहाँ पर आर वाई काम कर रहा है, तो इन तीनों का, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आर। तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तब यही हो जाता है ना। तो यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक है। अच्छा, और इस रिजल्टेंट का एंगल मान लेते हैं अल्फा है, इस रिजल्टेंट का एंगल मान लेते हैं अल्फा, ठीक है।
तो उसका डायरेक्शन क्या क्या कितना हो जाएगा, एंड टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक, ये दो चीजें हम लोगों को मिल गई। इसको मैं कंबाइनली इक्वेशन नंबर, इसको 1 लिखता हूं, इसको कंबाइनली इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, और इसको कंबाइनली इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस है। अब ये जिस बॉडी पर भी एक्ट कर रहा है, जैसे यहां पॉइंट ओ पर एक्ट कर रहा है, तो अगर पॉइंट ओ जो है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। ठीक है, तो अगर पॉइंट ओ इक्विलिब्रियम में होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए ना। उसी को आगे डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, चलिए देखा जाए इसको। पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करूंगा। मान लीजिए कि वही पॉइंट ओ की बात करें, वहां पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही थी, जिसको हम लोग रिजल्टेंट आर मान लिया था। आर इक्वल टू F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो इक्विलिब्रियम के रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स शुड बी 0, that is F1 vector plus F2 vector plus F3 vector equal to 0, or we can write F1 vector plus F2 vector equal to minus of F3 vector। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दो फोर्सेस का सम अगर तीसरे के बराबर हो जाए, और अपोजिट, माइनस साइन क्या बता रहा है कि अपोजिट, इफ द सम ऑफ टू फोर्सेस इज equal and opposite to the third force, then the body will be in the equilibrium। बात समझ आ रही है? इसका ये मतलब हुआ कि मैं लिखता हूं, 3 forces are in equilibrium, three forces are in equilibrium when the resultant of any two is equal and opposite to the third force। यही चीज ये बता रहा है। आइए इसका डायग्राम ड्रॉ किया जाए।
इससे काम नहीं चलेगा। चलिए कोई नहीं, देख मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक बार में समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम सुंदर लगे से थोड़ा ट्रिक से ड्रॉ कर रहे हैं। ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, इनके हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। फिर मैं मान लिया कि ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला जो फोर्स होगा ये रिजल्टेंट ऑफ F12 होगा। मैं लिख देता हूं F12, कोई दिक्कत नहीं। इस रिजल्टेंट के अपोजिट होना चाहिए F3 और इक्वल। तो देखिए इसके अपोजिट F3 है और इक्वल है, लेंथ इक्वल है ना दोनों की। इसका मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और अपोजिट में दिखाई दे रहा है। तो इस अरेंजमेंट को हम बोल सकते हैं कि पॉइंट O इज इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक, एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन एक और पॉसिबल है। इफ थ्री फोर्सेस are represented by three sides of triangle in the same order। याद करिए मैंने आप लोगों को बताया था वेक्टर जब एडिशन पढ़ रहे थे हम लोग कि अगर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो कि तीन या तीन से अधिक फोर्स जो है वो आकर के उनका रिजल्टेंट आकर एक ही पॉइंट में मिल जाए। एडिशन ऑफ मोर देन थ्री वेक्टर, मोर देन टू वेक्टर्स मैंने पढ़ाया था उसमें। देखिए यहां पर भी अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, ये मेरा F3 है, ठीक। अब मेरा F2 सॉरी F1, ये मेरा F1 हो गया और ये है F2। सेम ऑर्डर मतलब एक के बाद एक। तो ये तीन साइड हैं ट्रायंगल्स के और तीनों क्या हैं, सेम ऑर्डर में है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी इन तीनों का सम क्या होगा, 0। ठीक है। इफ मोर देन थ्री वेक्टर्स हैं और वो जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, ठीक है, और फिर उसी पॉइंट पे आकर के खत्म हो जाते हैं, तो उस ऐसे सिचुएशन में रिजल्टेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। साइक्लिक पॉलीगॉन के लिए याद करिए, फॉर द साइक्लिक पॉलीगॉन रिजल्टेंट विल बी 0 इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो इस केस में भी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये दो सिचुएशन है इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस के लिए।
तो न्यू टॉपिक हमारा है अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इन ए लिफ्ट। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे 3 सिचुएशंस ड्रॉ कर रहा हूँ और जल्दी से आपको समझा रहा हूँ। ये एक वेट वाली मशीन है, वेट मेजरमेंट वाली वेगिंग मशीन है। ठीक है, जो मैंने अभी रेक्टेंगुलर ब्लू कलर का बनाया, ये एक वेगिंग मशीन है। और इस वेगिंग मशीन को हम लोग एक लिफ्ट में लगा दिए हैं। इस तरीके से ये लिफ्ट है। ठीक, अब 3 सिचुएशंस हैं, उनको मैं लिखूंगा। ये आप हो जो लिफ्ट के अंदर, ठीक, थोड़ा सा फास्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लिफ्ट के अंदर की सिचुएशन है। ठीक, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए, जो डायग्राम ए है, डायग्राम ए, डायग्राम बी और डायग्राम सी। जो डायग्राम ए है, यहाँ पे लिफ्ट स्टेशनरी है। ठीक है, नहीं लिफ्ट रुकी हुई है। ठीक है, जो डायग्राम बी है, इसमें लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। और जो डायग्राम बी है, इसमें जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा लिफ्ट, ये एक्सेलरेशन, ये होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसमें ये जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएगी लिफ्ट तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। ठीक, जो बॉडी का देखिए वेट जो है, ठीक है, बॉडी का वेट डाउनवर्ड काम करेगा, mg। थोड़ा सा मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे लिखने की जगह चाहिए। मैं मान लेता हूं वेट यहां एक्ट कर रहा है, छोड़िए कहीं से भी मान लो। ठीक है, ये जो वेट है ये mg एक्ट करेगा। जब mg वेगिंग मशीन पे एक्ट करेगा तो वेगिंग मशीन का रिएक्शन भी वर्क करेगा, और जो रिएक्शन वर्क करेगा, इसी रिएक्शन को ही वो जो वेगिंग मशीन है वो मेजर करेगा वेट के फॉर्म में। ठीक है, एक तरीके से ये मेजरमेंट होगा वेट। जो रिएक्शन होगा वेगिंग मशीन का, यही वेट का मेजरमेंट है। mg r w, w r mg। ठीक, देखिए फॉर फिगर 1 या मान लेते हैं, देखिए पर्सन के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है,
नेट फोर्स ऑन पर्सन इन लिफ्ट। जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है? एक तो mg लग रहा है, mg डाउनवर्ड है, मैंने मान लिया कि टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। mg डाउनवर्ड फोर्स है और r अपवर्ड फोर्स है जो आदमी के ऊपर लग रहा है, तो अपवर्ड के लिए -r लिख रहा हूं मैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैंने mg को सीधा डायरेक्शन माना है तो इस फोर्स को मैं डाउनवर्ड मान लेता हूं। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर फिगर ए, फिगर ए के लिए देखिए, तो फिगर ए में नेट एक्सेलरेशन कितना है? फिगर ए के लिए जो नेट एक्सेलरेशन है वो है 0। ए इक्वल टू 0, इसका मतलब F इक्वल टू 0। अगर F इक्वल टू 0 तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg माइनस r। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया? R इक्वल टू mg, और यही जो R है यही तो वेट है। यानी कि अगर लिफ्ट अगर रुकी हुई रहेगी तो उस आदमी को अपना वेट एक्चुअल वेट के बराबर अपीयर होगा। ऐसा आप लोगों ने भी फील किया होगा, अगर आप लिफ्ट में जाइए और जब लिफ्ट ऊपर या नीचे आती है तो आपको अपना वेट थोड़ा सा अलग लगता है। जब नीचे की तरफ आती है तो आपको हल्का लगेगा और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको भारी लगेगा। बड़े वाले झूले में भी जब आप गोरखनाथ में बैठेंगे तो वहां पर भी आपको ऐसा फील होता है। हम तो खैर कभी नहीं जाते, काफी डर लगता है ऊपर से। फॉर फिगर बी, यहां देखिए, यहां क्या है? एक्सेलरेशन क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहां पे जो है वो मैं -a के बराबर पुट करूंगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैं नीचे वाले की चीजों को पॉजिटिव मैंने माना ना, तो ऊपर वाले को निगेटिव लेना है मुझे। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? -ma। क्यों -ma? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, यानी कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? -ma इक्वल टू mg माइनस r, यानी कि r इक्वल टू कितना आ जाएगा? mg प्लस ma, यानी कि ये टोटल कितना आ जाएगा? mg प्लस a। ठीक है, और जो r होगा वही वेट होगा, अपीयरेंट वेट। यानी कि लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो देखिए mg प्लस ma, कुछ चीजें जुड़ गई ना, उसमें जुड़ गई मतलब आपको वो एक्स्ट्रा वेट अपीयर होगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फॉर फिगर सी, फिगर सी पर ध्यान दीजिए, तो F इक्वल टू कितना है? डाउनवर्ड है, तो F इक्वल टू ma पुट करेंगे तो मिलेगा ma इक्वल टू mg माइनस r, या फिर आप लिख सकते हो R इक्वल टू W इक्वल टू R इक्वल टू mg माइनस ma इक्वल टू mg माइनस a। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें g माइनस a कम हो गया है ना, कुछ घट गया है। घट गया मतलब ये आपको वेट जो है पहले से कम अपीयर होगा। ठीक है, इक्वेशन फॉर इक्वेशन 3, अगर a की वैल्यू g के बराबर हो जाए, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर कोई आदमी नीचे आने लगे तो उस केस में w कितना हो जाएगा? 0। और इसी को तो बोलते हैं फ्री फॉल, इसी को ना बोलते हैं ना फ्री फॉल। आपको लगेगा कि आपका वेट है ही नहीं। ठीक है, तो ये था अपेरेंट वेट इन द लिफ्ट। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और एक आध दो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। मैं यहां लिख दूं क्या? इंक्रीज्ड, और यहां पे डिक्रीज। ठीक है, ताकि यहां पे, और यहां पे नो चेंज। नो चेंज का मतलब आपको एक्चुअल वेट ही आपको अपेरेंट वेट होगा। ठीक है,
तो फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। इसके साथ साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को बस कुछ न्यूमेरिकल्स को देखना है।